स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू स्टडी IQ's इनिशिएटिव द पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट दीपांश मूरजानी आपका स्वागत करता हूं। द पॉडकास्ट के लास्ट एपिसोड में हमने फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। हमारे नए लिसनर्स अपनी प्रिपरेशन जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हमारे प्रीवियस एपिसोड्स को सुन सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ इश्यूज को डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है रिजर्वेशन। कुछ ओपिनियंस के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बताया जाता है और कुछ ओपिनियंस रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्टर बताती हैं। तो आज के पॉडकास्ट में सर की हेल्प से हम अपने इन कंफ्यूजन्स को थोड़ा दूर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सर, रिजर्वेशन के बारे में ब्रीफ में क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं? रिजर्वेशन एक अफर्मेटिव एक्शन की तरह होता है। रिजर्वेशन का मतलब किसी दूसरे को एक्सक्लूड करना नहीं होता, बल्कि जो सेक्शंस एक्सक्लूडेड थे उनको इंक्लूड करना होता है। इंडिया में रिजर्वेशन को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि वो सेक्शंस जो सोसाइटी के सेंचुरीज से मेन स्ट्रीम में नहीं आ सके, उन सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को अपलिफ्ट किया जा सके। रिजर्वेशंस के थ्रू शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को गवर्नमेंट जॉब्स, प्रमोशंस, एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स, पार्टिसिपेशन इन लेजिस्लेचर इत्यादि में अपॉर्चुनिटीज़ दी जाने लगी। हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन परसेंटेज 49% तक रिस्ट्रिक्ट किया गया। कुछ इस तरीके से अलग रेशो में भी पार्लियामेंट में फॉलो किया जाता है। सर, कैन यू शेयर सम इंफॉर्मेशन जो हमें इंडिया में रिजर्वेशन की टाइमलाइन एक्सप्लेन कर सके, जैसे रिजर्वेशन की शुरुआत कब हुई, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ? मैं आपको रिजर्वेशन की पूरी टाइमलाइन दो हिस्सों में डिवाइड करके बताना चाहता हूँ। एक प्री इंडिपेंडेंस एरा और दूसरा आफ्टर इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस एरा में शाहू महाराज इन द ईयर 1902 उन्होंने प्रिंसली स्टेट ऑफ कोल्हापुर में रिजर्वेशन को इंट्रोड्यूस किया इन द फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस इन एजुकेशन। और इन द ईयर 1921 में मैसूर ने रिजर्वेशन को इनिशिएट किया फॉर बैकवर्ड कास्ट आफ्टर अ डेकेड लॉन्ग सोशल जस्टिस मूवमेंट। इन द ईयर 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हुए सेपरेट इलेक्टोरेट्स बनाए फॉर मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, सिख्स, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस एंड डिप्रेस्ड क्लास। लेटर पूना पैक्ट के अंदर महात्मा गांधी और डॉक्टर BR आम्बेडकर ने कुछ सीट्स को रिजर्व किया फॉर डिप्रेस्ड कास्ट विथ हिंदू इलेक्टोरेट्स। और 1942 में वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 8.5% रिजर्वेशन को रेकमेंड किया फॉर शेड्यूल्ड कास्ट इन सिविल सर्विसेज। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में रिजर्वेशन की बात करेंगे। इन द ईयर 1950 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिट्स टू रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इन द ईयर 1951 ये वो साल था जब कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया गया टू लीगलाइज कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। इन द ईयर 1990 मंडल कमीशन की रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर VP सिंह ने 27% रिजर्वेशन टू OBCs को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने 50% की कैप रिजर्वेशन पर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो स्ट्राइक डाउन नरसिम्हा राव गवर्नमेंट्स मूव टू रिजर्व 10% गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पुअर्स अमॉन्ग अपर कास्ट, यानी कि इकोनॉमिक बेसिस पे जो 10% रिजर्वेशन दिया गया उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये बोला कि रिजर्वेशन के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हालांकि इन द ईयर 2019 पार्लियामेंट ने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू इस एक्ट को पास किया, जहां पर EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 10% का कोटा और रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन और जॉब में एकोमोडेट किया। हावेवर इस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और अभी के रीसेंट जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को वैलिड बताया।
सर, इन एक्सप्लेनेशंस के बाद हम कह सकते हैं कि सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इंडिया में इंडिपेंडेंस से पहले भी अवेलेबल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस जो रिजर्वेशन सिस्टम हम आज देखते हैं उसका क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जाता है, विच वॉज चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल दीपांश, जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया हम आज देख रहे हैं उसका क्रेडिट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जाता है। इनिशियली उसे 10 साल के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन 10 साल के बाद इंडिया के लेजिस्लेचर्स को नेसेसरी लगा कि रिजर्वेशन आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, ताकि बहुत सारे सेक्शंस जो बेसिक रिसोर्सेज से वंचित रहे उन्हें मेन स्ट्रीम में लाकर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर दिया जाए। सर, स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिजर्वेशन को इंडिया में क्यों इंक्लूड किया गया। तो क्या आप हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकते हैं जो स्टूडेंट्स अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकें? रिजर्वेशन को इंडिया में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद ही इम्प्लीमेंट किया गया एज अ मीन टू रिकॉग्नाइज हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो कुछ सेक्शंस ने फेस किया था, और कुछ ऐसे प्रोविजंस इम्प्लीमेंट करने के लिए ताकि उन सेक्शंस को रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ की बेहतर एक्सेस मिले। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। रिजर्वेशंस इन इंडिया वेर इंट्रोड्यूस्ड बिकॉज ये इंश्योर कर रहा था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन कैन बी सीन फ्रॉम पीपल बिलोंगिंग टू ऑल कास्ट्स इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट एंड सेंटर। रिजर्वेशन को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि सभी को इक्वल प्लेटफॉर्म मिले इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट। रिजर्वेशन in India was introduced to promote and advance the backward classes of the society. सर, जैसा कि आपने बताया, रिजर्वेशन की पॉलिसी हमने इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इम्प्लीमेंट करी, लेकिन इंडिया में रिजर्वेशन को समझने के लिए मंडल कमीशन और उसकी रिकमेंडेशंस को समझना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मंडल कमीशन और उसकी रिकमेंडेशंस का रिजर्वेशन को समझने में क्या इंपॉर्टेंस है? मंडल कमीशन को 1 जनवरी 1979 में गठित किया गया बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई। मंडल कमीशन का चीफ मैंडेट was to identify the social or economically backward classes of India and to consider reservation as a means to address caste inequality and discrimination for those sections. मंडल कमीशन ने 11 पॉइंट क्राइटेरिया डेवलप किया to identify the backward classes who are called other backward classes. उन क्राइटेरियाज को सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल में क्लासिफाई किया गया। कमीशन को पीबी मंडल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने चेयर किया और उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट किया ऑन 31 दिसंबर 1980। हालांकि इन द ईयर 1990 में द देन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने पार्लियामेंट के थ्रू अनाउंस किया कि मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। मंडल कमीशन ने कुछ फिगर्स के द्वारा समझाया कि देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ ओबीसी पॉपुलेशन इन इंडिया और इसी वजह से उनको 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन देना चाहिए। इन द ईयर 1992 सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज़ वैलिड, बट उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि सिर्फ कास्ट किसी इंडिविजुअल की सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। सर, अभी हमने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को समझा। गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट भी किया, लेकिन क्या इंडिया में रिजर्वेशन को लेकर कुछ लॉज भी हैं एंड हाउ दीज लॉज बिकम रेलेवेंट? बिल्कुल, ऐसे कुछ लॉज है जो इंडिया में रिजर्वेशन को लेकर फॉर्मुलेट किए गए हैं। अब हम उन लॉज के बारे में जानेंगे। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4 बेसिकली ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा लाया गया। इसमें स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 5 ये 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा लाया गया। इसी में प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस
SC एंड ST क्लासेस इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात की। उसी तरह आर्टिकल 39A जो कि एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है यानी DPSP, इसके अंदर मेंशन्ड है कि ये आर्टिकल स्टेट को बाध्य करता है टू इंश्योर जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। उसी तरह आर्टिकल 45 ये भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। उसके अंदर मेंशन्ड है कि ये आर्टिकल इस स्टेट को बाध्य करता है एंड एज अ ड्यूटी टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। सर, रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक रहा है जहां कुछ लोग रिजर्वेशन के सपोर्ट में हैं और कुछ लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं, लेकिन एक कॉमन एस्पेक्ट जो ओवर द ईयर्स हमारे सामने आया है वो ये कि रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है। तो हम ये जानने के लिए काफ़ी इंक्विजिटिव हैं कि ये डिमांड बढ़ क्यों रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जहां मिक्स्ड ओपिनियंस देखने मिलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली समझा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन को वैलिड भी बताया है और सिटीजन्स की अपलिफ्टमेंट के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट भी बताई है। इसकी डिमांड क्यों बढ़ रही है ये एक सवाल है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कुछ फैक्टर्स को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को क्रिटिकल एनालिसिस के साथ इन फैक्टर्स को समझना चाहिए। ऐसे कुछ फैक्टर्स जिनकी वजह से रिजर्वेशन की डिमांड आज भी ग्रो कर रही है। वैसे फर्स्ट फैक्टर है एग्रीकल्चरल क्राइसिस। इसे समझने के लिए हम एग्रीकल्चर के सेक्टर की स्टैग्नेंट ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, जो कि 3.5 to 3.9% के बीच में हमेशा रहती है। इसी वजह से एग्रीकल्चरल ग्रोथ में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने के कारण रूरल डिस्ट्रेस को हम देख रहे हैं, और इसी वजह से जाट्स इन हरियाणा, पटेल्स इन गुजरात, कपूस इन आंध्र प्रदेश ये मानते हैं कि रिजर्वेशन इस रूरल और एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस का एक सॉल्यूशन है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसके वजह से रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ रही है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ये वन ऑफ द मेजर फैक्टर है जो रिजर्वेशन की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। 7.14% की अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसी में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फ्रॉम अर्बन एरिया थोड़ा सा डिक्रीज़ हुआ है, परंतु उसी के कॉन्ट्रास्ट में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता दिखा है फ्रॉम 6% टू 7.50%। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रूरल एरियाज़ और सारी कम्युनिटीज़ में जो कि रिजर्वेशन की डिमांड रख रही है उनके लिए रिजर्वेशन एक सॉल्यूशन बन रहा है। अगला रीज़न है प्रिविलेज। जैसे पहले मसल पावर या डोमिनेंट कम्युनिटीज़ जैसे कि ज़मींदार्स, मनी लेंडर्स एट्सेट्रा प्रिविलेज्ड क्लास बनकर उभरे थे, वैसे आज के टाइम जो कि नॉलेज इकोनॉमी है उस टाइम में इनके प्रिविलेजेस को मेंटेन करना मुश्किल हुआ है, और इसी प्रिविलेज को मेंटेन करने के लिए वो रिजर्वेशन को एक टूल समझते हैं। नेक्स्ट रीज़न है सैलरीज और वेजेस। जब हम जॉब की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में एज़ कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर वेजेस थोड़े से कम होते हैं, और गवर्नमेंट जॉब एक स्टेबल ऑप्शन होता है फॉर एनी यंगस्टर्स, और सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में आने के लिए ये गवर्नमेंट जॉब एक मीडियम भी होता है और लॉन्च पैड भी होता है। सर, इन फैक्टर्स को तो हमने समझ लिया, पर हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स जानना चाहते हैं जो रिजर्वेशन के फेवर में हैं और अगेंस्ट में भी। रिजर्वेशन के बारे में जो आर्ग्यूमेंट्स फेवर या अगेंस्ट में हैं, इसे हम ना कि इमोशनल होके समझे, हालांकि हमें एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट हमें इनको स्टडी करना चाहिए, और ये पॉइंट्स हमें अपने आंसर राइटिंग में बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स जो फेवर में हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला, हिस्टोरिकल इनजस्टिस। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इंडिया में एक नेसेसिटी बन जाता है बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल निग्लिजेंस एंड इनजस्टिस जो कुछ कम्युनिटीज़ ने सहन किया। उसी के कारण आज भी उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। इसी को एक सिंपल फैक्ट के साथ समझते हैं, जहां पर SC/ST कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन का प्रावधान है तो वहां उनका रिप्रेजेंटेशन 25.4% है,
और वहीं पर राज्यसभा में ऐसा रिजर्वेशन SC/ST कम्युनिटीज़ को नहीं है, तो वहाँ पर उनका आज भी परसेंटेज 9% है। ये डाटा कहता है कि वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस आज भी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा कारण जो रिजर्वेशन को फेवर करता है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। रिजर्वेशन एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैकवर्ड सेक्शंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है एजुकेशन को प्राप्त करना, अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, प्रेजेंट सिनेरियो की रिलेवेंट स्किल्स को सीखना, क्योंकि वो काफ़ी सालों से बेसिक रिक्वायरमेंट से वंचित रहे। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस ने अपर और लोअर कास्ट के गैप को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर दिया है। उसके बाद आखिरी आर्ग्यूमेंट जो फेवर में है वो है एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटी। एक स्टडी ये कहती है कि रिजर्वेशन हैव नॉट अफेक्टेड द इफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि रिजर्वेशन के बदौलत क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हैव एनहांस्ड टू द नेक्स्ट लेवल। इसको उस केस स्टडी में एक एग्जाम्पल के साथ समझाया है। द बेस्ट एग्जाम्पल इज द इंडियन रेलवे, इन विच द SC/ST एम्प्लॉयज comprise more in number and the result have been better in terms of their performance। जैसे कि हमने कुछ आर्ग्यूमेंट्स फेवर में पढ़े, अब हम कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो अगेंस्ट ऑफ रिजर्वेशन हैं उनको देखेंगे। ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोअर कास्ट हैव स्टेप्ड द लैडर। आज की डेट में उस लेवल पर आ गए हैं जहां उन्हें इक्वल स्टेटस मिलता है एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन, हेंस देयर इज नो नीड फॉर रिजर्वेशन एनी मोर। जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है वो आर्ग्यूमेंट ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन सिर्फ लिमिटेड और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, ना कि एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन। कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी कहते हैं कि रिजर्वेशन इज ऑब्वियसली अ टूल टू एड्रेस सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। हालांकि इट डज नॉट हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक अलाइनमेंट्स। देयर आर मच बेटर एंड इनोवेटिव वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ इश्यूज। कुछ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि देखा जाए तो जैसे जैसे रिजर्वेशन बढ़ रहा है, आज की डेट में वो एक्सक्लूजन का मैकेनिज्म बन रहा है, ना कि इंक्लूजन का, क्योंकि जो पहले एडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ थी वो आज डिसएडवांटेज सेक्शंस में बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कुछ अपर कास्ट कम्युनिटीज़ पॉवर्टी और इलिटरेसी जैसे इश्यूज से जूझ रही है। इक्वालिटी और जस्टिस कुछ अपर कास्ट के लिए इसीलिए काम नहीं करता, क्योंकि रिजर्वेशन ने कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को रिड्यूस किया है, क्योंकि इफिशिएंसी ऑफ इट्स लेबर हैज़ ऑल्सो बीन रिड्यूस्ड बिकॉज रिजर्वेशन रिड्यूस द इफिशिएंसी। ऐसा कुछ का मानना है। सर, एज अ UPSC एस्पिरेंट किसी भी सिचुएशन के सभी फेसेस को समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो इस डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को केटर करने का सल्यूशन क्या है? एज एन एस्पिरेंट एंड एस्पायरिंग फॉर सिविल सर्विसेज वी नीड टू प्रोवाइड सम वे फॉरवर्ड्स, या कुछ सॉल्यूशंस हमें देने चाहिए। तो सॉल्यूशंस कुछ इस तरीके से भी हो सकते हैं टू क्रिएट अ रिजर्वेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक स्टेटस। ये सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। रिजर्वेशंस बेस्ड ऑन कास्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस आर अनइथिकल एंड अनएक्सेप्टेबल, ऐसा दूसरों का मानना है। फेयर एंड जस्ट रिजर्वेशंस शुड बी प्रोवाइडेड ताकि उन लोगों की लिविंग कंडीशंस को अपलिफ्ट किया जाए जिनके पास खाने के लिए मील्स नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और सोने के लिए घर नहीं है। यानी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स, रोटी, कपड़ा, मकान, इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए भी रिजर्वेशन की सिस्टम होनी चाहिए। रिजर्वेशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर्स सच एज जेंडर। तो जहाँ पर वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेशन का बिल अभी तक पार्लियामेंट ने पास नहीं किया, ये हमारे डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी के लिए अच्छा साइन नहीं है। ऐसी प्रोसेस ऑफ रिजर्वेशन होनी चाहिए जहाँ पर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड इंडिविजुअल्स को रिकॉग्नाइज किया जा सके और उन लोगों को जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। रिजर्वेशन एक यूनिक वे में और क्रिएटिव वे में एजुकेशन सिस्टम में भी इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में प्राइमरी एजुकेशन लेवल से भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन का मोटिव तब तक फुलफिल नहीं हो सकता जब तक प्राइमरी स्टेज से ही एजुकेशन की क्वालिटी इम्प्रूव ना हो। रिजर्वेशन के कॉन्टेक्स्ट में जस्टिस रविंद्रन इन द अशोक कुमार ठाकुर
वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ये कहते हैं व्हेन मोर पीपल एस्पायर फॉर बैकवर्डनेस रादर दैन ऑफ फॉरवर्डनेस द कंट्री इटसेल्फ स्टैग्नेट्स। यानी कि लोग जहाँ पर रिजर्वेशन की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं और इन द नेम ऑफ बैकवर्डनेस, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फंडामेंटल राइट्स के एक नए इशू के साथ आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप बने रहिए स्टडी IQ के साथ। कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को कुछ ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं, जैसे एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, हब हॉपर, कुकू FM एटसेट्रा। लिंक्स कमेंट सेक्शन में पिन किए गए हैं। थैंक यू।